हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में। और इसके पहले जो है हमारा चौसर एज हो चुका है, शेक्सपियरियन एज हो चुका है, रिस्टोरेशन हो गया है, ड्राइडन का एज हो चुका है, पोप का हो चुका है, ठीक है, जॉनसन का एज हो चुका है, यानी न्यू क्लासिकल एज, ठीक है, इतना सब हो चुका है। और आज हम बात करेंगे एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में, ठीक है, जिसमें कि आपके दो टाइप के राइटर्स आते हैं। रोमांटिसिज्म में दो टाइप के राइटर आपके आते हैं। पहले वाले होते हैं फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स, फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड और दूसरे में होते हैं सेकंड जनरेशन के, ठीक है, यानी यंगर जो राइटर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है और जो सीनियर राइटर होते हैं उनका ग्रुप होता है। दो भाग में होता है, ठीक है। तो पहले वाले ग्रुप में कौन आते हैं? आपके वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे, ठीक है, कॉलरीज आ जाएंगे, एस.टी. कॉलरीज, ठीक है, और आ जाएंगे आपके रॉबर्ट साउदे आ जाएंगे, लैम्ब भी आ जाएंगे, चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउदे आ जाएंगे। और सेकंड जनरेशन में आपके आ जाएंगे, जैसे हो गए ली हंट हो गए, आपके हंट हो गए, ठीक है, बायरन हो गए, सैली हो गए, सैले और कीट, ठीक है, और कीट्स। ये लोग जो हैं आपके सेकंड जनरेशन के हो गए, यानी यंगर जनरेशन के पोएट जो हैं। और ये हैं जो ये हो गए आपके फर्स्ट जनरेशन के पोएट, ठीक है। और ये जो तीन हैं आपके, कौन कौन? वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज और साउदी। वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कॉलरीज और साउदी, ये जो तीनों हैं इन लोग को लेक पोएट भी बोला जाता है। तो आगे चलते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज फियरफुल सेमेट्री अपीयर्स इन, यानी इसमें बोल रहा है फ्रेज जो है फियरफुल सेमेट्री वो कहाँ अपीयर हुआ है। तो जो फियरफुल सेमेट्री है, पहले इसका मतलब जान लीजिए। फियरफुल सेमेट्री वो है जैसे भयावह कोई चित्रण है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो बात हुआ है आपका टाइगर में। टाइगर जो वर्क है ये है आपका विलियम ब्लेक का, ठीक है, विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन पब्लिश होता है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। उसी में ये टाइगर वर्क जो है आता है, ठीक है, पोयम है ये। और इसी में बताते हैं कि जो टाइगर होता है हम लोग का, टाइगर जो जंगली जानवर जो टाइगर है हमारा, उसके जो बॉडी पे जो स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का होता है, उस पर धारी जो ब्लैक बना रहता है, वो कितना भयावह लगता है। रात्र में जब उस पर रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है, तो वो कितना भयानक लगता है। वो इसी चीज़ को इसमें बताए हैं, टाइगर की क्वालिटीज़ को बताए हैं, ठीक है। पूरी तरह से वो टाइगर को ही डिफ़ाइन किए हैं, एक सिंबल की तरह से यूज़ किए हैं, ठीक। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अदर ऑप्शन क्या है। तो अदर ऑप्शन है आपका लंदन, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि लंदन एक आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा भी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा भी लिखा गया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लंदन अगर पूछे तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि दोनों लोग का है, विलियम ब्लेक का भी है, उनका भी है। हालांकि यहाँ पे सब विलियम ब्लेक के ही बारे में ही बात हुआ है, इसलिए यहाँ पे विलियम ब्लेक को लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका चिमनी स्वीपर भी इन्हीं का वर्क है। किसका? विलियम ब्लेक का। पॉइजन ट्री भी इन्हीं का है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो लंदन इनका वर्क है उसमें क्या दिखाया जाता है? तो लंदन जो वर्क होता है फ्रेंड्स ना, उसमें दिखाया जाता है कि जो चर्च है वो करप्ट हो चुका है, चर्च जो है करप्ट हो चुका है। और ये जो रहते हैं आपके विलियम ब्लेक ना, ये कभी भी चर्च को नहीं मानते हैं। ये चर्च को नहीं बल्कि ये रिलीजन को मानते थे, रिलीजन का ये पालन करते थे, धर्म को मानते थे, लेकिन चर्च को नहीं मानते थे। और ये बताते हैं विलियम ब्लेक लंदन वर्क में, पोयम में ये बताते हैं कि चर्च जो है वो एकदम बेकार हो चुका है। जो थेम्स रिवर जो कि लंदन के बीचों बीच बहती है, ये भी पूरी धूमिल हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रेन का स्थिति, चिल्ड्रेन सोल्जर प्रोस्टिट्यूट, यानी बच्चे और जो सैनिक है और जो प्रोस्टिट्यूट जो वेश्यालय है, ये तीनों के तीनों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। लंदन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, इस टाइम पे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है। इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आया है उसके कारण जो है बच्चों की और वेश्याओं की और सोल्जर्स की जो स्थिति है बहुत बुरी हो चुकी है। कौन बता रहे हैं? विलियम ब्लेक। किस वर्क में बता रहे हैं? लंदन में बता रहे हैं, ठीक है, लंदन में बता रहे हैं। और इसी को जो दूसरा वाला इनका वर्क है चिमनी स्वीपर, जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ही पब्लिश हुआ था। चिमनी स्वीपर भी और टाइगर भी, ये दोनों के दोनों इसी में ही आए थे। किस में आए थे? आपके
क्या नाम है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसी में ये दोनों के दोनों आए हैं। और चिमनी स्वीपर में क्या दिखाते हैं कि जो बच्चे हैं ना उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा है, उनको चिमनी में भेज करके, चिमनी में घुसा करके उन लोगों को, और जो करखा होता है, जो कालिक होता है, उसको जो है साफ़ करवाया जा रहा है। ये कौन बोल रहा है, विलियम ब्लेक बता रहे हैं अपने पोएम में, चिमनी स्वीपर में। और ये जो बच्चे हैं ना, सुबह के टाइम, सुबह के वक्त गलियों में घूम रहे हैं, जो स्नोफॉल है उसके बीच में, स्नोफॉल हुआ है पूरे गलियों में, और उसी के बीच में वो कालिक पोते हुए, कालिक लगाए हुए पूरे गलियों में घूम रहे हैं। स्वीप स्वीप चिमनी स्वीप ऐसे करके गा रहे हैं कि मतलब अपना जो चिमनी है उसको साफ़ करा लीजिए, इसके लिए वो आवाज़ देते हैं, गाते हुए निकलते हैं बच्चे। इसी सब को बताया गया है। अब पॉइजन ट्री में क्या बताया गया है, पॉइजन ट्री में विलियम ब्लेक बताते हैं कि जैसे उनका किसी का भी जो दुश्मन होता है उसको हम क्या करते हैं कि उसको पालते हैं अंदर अंदर। क्या करते हैं, दुश्मन से हम बातें नहीं करते हैं, और अपनी दुश्मनी को जो है वो पौधे से पेड़ में कब परिवर्तित कर देते हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, पौधे से कब पेड़ में परिवर्तित करते हैं पता नहीं चलता है। ये इसी बात को बोलते हैं कि जो हमारा पॉइजन होता है वो कब ट्री का रूप ले लेता है पता नहीं चलता है। तो ये एनिमीज़ के बारे में बताए हैं। आगे चलते हैं, इसका आंसर टाइगर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी। अब इसमें बोल रहा है कि जो मेजर क्रिटिक के बारे में पूछ रहा है 20th सेंचुरी की, जो कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किए हैं। तो उसमें आपका सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है फ्रेंड्स क्रिटिक में, वो आ जाएगा AC ब्रैडले का, जो 20th सेंचुरी में ही रहे हैं। इनके ये जो रहते हैं AC ब्रैडले, ये इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनका दो वर्क आता है। कौन सा आता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी करके आता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। दूसरा क्या आता है इनका, शेक्सपियरियन कॉमेडी आता है। ठीक है, शेक्सपियरियन कॉमेडी। जो ट्रेजेडी आता है इसमें ये हुक्म जो है आपका, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इनके बारे में, ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं। और ये पब्लिश कब होता है, तो ये होता है इनका 1904 में। ठीक है, और दूसरा वाला शेक्सपियरियन कॉमेडी कब आता है, ये आता है आपका 1909 में। ठीक है, अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एडमंड घोष, गिलबर्ट मोरी, ये कुछ खास नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। समझ में आ गया उनका ट्रेजेडी, समझ में आया। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडीज लिखे थे AC ब्रैडले, एंड्रयू सेसिल ब्रैडले उनका पूरा नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स इनका, एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब आया, 4 में आया है। ठीक है, शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है आपका वो नहीं दिया है, वो आपका 1909 में आता है। आगे चलते हैं। द टू अप्रैल मॉर्निंग्स, ये किसका वर्क है, तो ये है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। और ये 2 अप्रैल मॉर्निंग में वर्ड्सवर्थ क्या बताए हैं, तो इसमें जो बताते हैं वर्ड्सवर्थ ना, एक बच्चा रहता है जिसका कि डेथ हो जाता है, एक ट्रेजिकल डेथ होता है। ठीक है, अब उसी के लॉस पे ये विलाप करते हैं। मतलब विलाप का मतलब उसके सौरों को, उसके पेन को इस ट्रेजिडी के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं कि कितना बुरा हुआ बच्चे के साथ, और उसके दुख को और उसकी पीड़ा को दिखाते हैं इसमें। किसमें, 2 अप्रैल मॉर्निंग में। ठीक है, और जेम्स थॉमसन कौन है, तो जेम्स थॉमसन भी इम्पॉर्टेंट है आपके। जेम्स थॉमसन जो है वो एक स्कॉटिश प्ले राइट होते हैं। ठीक है, विक्टोरियन एज के। किस टाइम के होते हैं, ये विक्टोरियन एज के हैं, ये विक्टोरियन एज के हैं। ठीक है, विक्टोरियन एज के स्कॉटिश पोएट हैं, प्ले राइट हैं। ठीक है, और इनका एक वर्क है सीजन करके, द सीजन करके इनका एक वर्क है। ठीक है, सीजन अच्छा वर्क है, देखिएगा टाइम मिले तो। और ये हो गए आपके ओलिवर गोल्डस्मिथ। दूसरा वाला ऑप्शन है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ वो हैं फ्रेंड्स जो कि विकर ऑफ वेकफील्ड लिखे थे। आपको याद होगा विकर ऑफ वेकफील्ड जो वर्क है, और एक इनका वर्क है सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर, एक वर्क इनका है, और सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर, ये बहुत अच्छा वर्क है, इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों इन्हीं का, विकर ऑफ वेकफील्ड और सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको पता ही है, बताएं अभी थोड़ा बहुत। और सिल्विया प्लाथ कौन है, तो सिल्विया प्लाथ वही है जो कि डैडी वर्क जो है इनका, एक डैडी है, एक बेल जार है।
ठीक है। बेल जार इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। बेल जार, ये ध्यान रखिएगा, बेल जार इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये कन्फेशनल पोएट हैं। जैसे हम लोग की इंडियन पोएट है कमला दास, वैसे ये सिल्विया प्लाथ का कमला दास से कंपेयर किया जाता है। कमला दास का कंपेयर किसे किया जाता है? सिल्विया प्लाथ से किया जाता है। जैसे कमला दास भी अपनी चीज़ों को कन्फेस करती हैं वर्क में, वैसे सिल्विया प्लाथ भी अपने सारी बातों को कन्फेस करती हैं अपने वर्क में। क्या बताती हैं? एक डैडी, इनका जो वर्क आपको बताए हैं अभी, डैडी में ये यही बताती हैं कि जब हम छोटे थे तो जब ये 8 ईयर की होती हैं उस टाइम पे इनके पिता जो है सुसाइड कर लेते हैं, डेथ नहीं, सुसाइड करते हैं वो। तो उसी के बारे में ये बताती हैं और ये पूरी बोल्डली उस चीज़ को बताती हैं कि जो जो चीज़ें ये सोचती हैं उन सबको बताती हैं। ये डैडी बहुत अच्छा पोयम है और ये पोयम भी कुछ लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पोयम, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। सिल्विया प्लाथ को अगर समझना है तो डैडी जो है वर्क इनका पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे चलते हैं। अ थिंग इज़ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? यानी जो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, जो ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, उसका जॉय फॉर एवर रहता है। यानी जो नेचुरल ब्यूटी होती है फ्रेंड्स, उसका जो जॉय होता है वो पूरे लाइफ बना रहता है। यानी कुछ अच्छी चीज़ें हम जब देख लेते हैं, नेचुरल चीज़ें, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो लाइफ टाइम तक रहता है। ठीक है, उसको भूलते नहीं हैं। जैसे आपका टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ बताए हैं कि बचपन में जो देखे थे नेचुरल टिंटन अबे को जो देखे थे, वो फीलिंग्स को वो आज भी बताते हैं, 5 साल बाद भी, और वो 5 साल बाद और भी देगा तब भी बताएंगे। जो टिंटन अबे में बताएं वर्ड्सवर्थ, वो नेचुरल ब्यूटी को ही बताएं, तो उसी टाइप से ये बता रहे हैं। द थिंग, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो लाइफ टाइम तक फॉर एवर बनी होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जॉन कीट्स का जो इंडिमियन है वहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिमियन से लिया गया है। तो आप एक बात ये समझ लीजिएगा, इसका जो लाइन है ये कन्फ्यूज़ करता है, तो इसका ट्रिक आपको बता देते हैं। फॉर एवर मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। इंडिमियन मतलब अंत तक, इंड मतलब अंत तक, इंड का मतलब क्या हो गया? अंत तक। तो इसलिए इसका ट्रिक क्या बनाएंगे आप? इंडिमियन मतलब अंत तक, फॉर एवर। ठीक है। और ये जो है वर्क ना, इंडिमियन जो वर्क है फ्रेंड्स, ये राइमिंग कपलेट में या फिर हीरोइक कपलेट में बोलिए लिखा गया है। किसमें? राइमिंग कपलेट या हीरोइक कपलेट में। और ये आता कब है? तो ये 1818 में तो इसको कंपोज करते हैं, और पब्लिश कब करते हैं? 19 में करते हैं, 1819 में। और ये जान लीजिए 1819 जो होता है इनका, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। 18 और 19 ये दोनों साल। और ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा साल इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है, तो 19 का नाम लेंगे, केवल 19 का। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और अदर देख लेते हैं। ओड टू ऑटम, ओड टू साइके। ठीक है, और इनका वर्क है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू हो गया इंडोलेंस, ऐसे करके ओड इनका बहुत सारा है। ठीक है, ये सब का सब इनका 1819 में आया हुआ वर्क है। ठीक है, और एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ला बेल डेम सेंस मर्सी। ला बेल डेम सेंस मर्सी जो है फ्रेंड्स, ये इनका एक बैलेड है, लिरिकल बैलेड है। ठीक है, ये जो बैलेड है ना, इसमें क्या होता है कि इसका ये फ्रेंच में लिखा गया है। किस में लिखा गया है फ्रेंड्स? फ्रेंच में। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। क्या है मतलब? अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ये भी कब लिखा जाता है? तो ये भी 1819 में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी, गर्ल या लेडी। ठीक है, तो आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। द लाइन पोएट आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूछा जा रहा है कि पोएट जो हैं बिना जाने लेजिस्लेटर होते हैं वर्ल्ड के। तो ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं आपके पी.बी. शैले बोले हैं, पी.बी. शैले। ठीक है, और ये जो बोले हैं ये किस में बोले हैं? तो डिफेंस ऑफ पोएट्री में बोले हैं। किस में बोले हैं? डिफेंस ऑफ पोएट्री। और एक बात जान लीजिएगा, डिफेंस ऑफ पोएट्री तो ये लिखे हैं, डिफेंस ऑफ पोएजी कौन लिखा है? डिफेंस ऑफ पोएजी, ना कि पोएट्री। पोएट्री की बात नहीं हो रही है, पोएजी की बात हो रही है। तो ये लिखे हैं आपके जॉन ड्राइडन। कौन लिखे हैं? जॉन ड्राइडन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफेंस ऑफ पोएट्री, वो डिफेंस ऑफ पोएजी लिखे हैं। ठीक है, और ये अदर ऑप्शन भी देख लें। ये तो समझ में आ गया आपको पी.बी. शैली का कि ये उसी में लिखे हैं। और आगे देख लेते हैं अदर ऑप्शन भी क्या बता रहा है। तो अदर ऑप्शन जो है हमारा
देख लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड वही है जो कि डॉवर बीच लिखे हैं, थैरिसिस लिखे हैं, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं? डॉवर बीच लिखे हैं, थैरिसिस लिखे हैं और ऐसे ऐसे वर्क लिखे हैं। मेटलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और जॉन कीट्स कौन है? अभी बताए हैं आपको जॉन कीट्स के बारे में। ओड, इतना सारा ओड लिखते हैं, इंडीमियन लिखते हैं। इंडीमियन के लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। इसी की वजह से हंट बोलते हैं कि इनका जो डेथ हुआ है, हमारे फ्रेंड्स का जो डेथ हुआ है 1821 में इनका डेथ होता है। जो हमारे फ्रेंड्स का डेथ हुआ है वो डेथ का कारण केवल क्रिटिक्स का क्रिटिसाइज़ करना है, जो इंडीमियन के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। इज़रा पाउंड कौन है? तो इज़रा पाउंड फ्रेंड वही हैं जिनको कि टी.एस. इलियट वेस्टलैंड जो वर्क है जो कि 1922 में आता है, ठीक है, वो डेडिकेट करते हैं। टी.एस. इलियट इज़रा पाउंड को वेस्टलैंड डेडिकेट किए हैं, ठीक है। कौन डेडिकेट किए हैं? टी.एस. इलियट अपने वेस्टलैंड में। क्या एड्रेस, किसको एड्रेस किए हैं या डेडिकेट किए? इज़रा पाउंड को। और एक बात जान लीजिएगा कि इज़रा पाउंड ही इनके वर्क को, टी.एस. इलियट के वर्क को, इज़रा पाउंड ही जो रहते हैं जो कि टी.एस. इलियट के वर्क जो वेस्टलैंड है उसका जो काट छाट करते हैं, इज़रा पाउंड करते हैं। कौन करते हैं? इज़रा पाउंड। यानी इज़रा पाउंड ही टी.एस. इलियट के वर्क वेस्टलैंड को काट छाट करते हैं और उन्हीं को डेडिकेट भी किया जाता है। और ये कब आता है? 1922 में। ये डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उठा के देख लीजिएगा, डेट बार बार पूछा जाता है। और ये 5 सेक्शन में है वेस्टलैंड, ये भी पूछा जाता है। पूछा तो ये भी जाता है कि वेस्टलैंड को 5 सेक्शन को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को, तो वो आगे आता है तो हम आपको बताएंगे टी.एस. इलियट वाले में, इधर ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो आगे देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो आगे है आपका करेक्ट ऑर्डर में पब्लिकेशन को फिक्स करना है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये क्वेश्चन जो है आयोग तो स्टार बना दिया है, यानी इसका मार्क्स नहीं दिया है किसी को भी। तो इसमें हो जाएगा आपका इवनिंग वॉक, प्रील्यूड, लिरिकल बैलेट, एक्सकर्सन। देख लेते हैं कब का कब आए हैं चारों के चारों वर्क, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इवनिंग वॉक कब आया है। तो इवनिंग वॉक जो फ्रेंड्स आया है आपका, वो आया है 1793 में, ठीक है। और आपका प्रील्यूड कब आया है? तो प्रील्यूड जो है आपका 1850 में आया है, ठीक है। लिरिकल बैलेट कब आया है फ्रेंड्स? तो लिरिकल बैलेट आपका 1798 में आया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सकर्सन। नेक्स्ट क्या है? ये वाला एक्सकर्सन। एक्सकर्सन कब आया है? 1814 में आता है, ठीक है, 1814 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले किसको रखेंगे देख लीजिए। पहले इवनिंग वॉक को रख लेते हैं पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर किसको रखते हैं फ्रेंड्स? इवनिंग वॉक को रखते हैं। दूसरा नंबर किसको रखते हैं देख लेते हैं। पहला इसको रख लेते हैं जो कि 1793 में आता है। उसके बाद हम किसको रखेंगे? लिरिकल बैलेट को, जो कि 1798 में आता है, 98 में आता है। उसके बाद किसको रखेंगे? एक्सकर्सन को, जो कि 1814 में आता है। ये 1798 में, ठीक है, ये 1814 में आता है। उसके बाद प्रील्यूड आता है 1850 में। पास्थुमसली ये पब्लिश होता है। ये जो वर्क है इनका पास्थुमसली पब्लिश होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं तब। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लेक। अब इसमें से बोल रहा है कि विलियम ब्लेक का कौन सा वर्क नहीं है। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन्हीं का है, ठीक है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इन्हीं का है। विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ द एल्बियन ये भी इन्हीं का है। कौशल ऑफ इंडोलेंस जो है ये इनका नहीं है। कौशल ऑफ इंडोलेंस इनका नहीं है तो किसका है फ्रेंड्स? तो कौशल ऑफ इंडोलेंस आपका जेम्स थॉमसन का है। थॉमसन अभी स्कॉटिश पोएट आए थे, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे जेम्स थॉमसन के बारे में, ऑप्शन में आए थे। तो जेम्स थॉमसन जो है फ्रेंड्स वो एक स्कॉटिश पोएट है। क्या है फ्रेंड्स? स्कॉटिश पोएट बोलिए या प्ले राइट बोलिए, वो है, ठीक है। और ये जो सॉन्ग और कैसल ऑफ इंडोलेंस लिखते हैं तो इसको ये स्पेंसिरियन स्टेंजा में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? स्पेंसिरियन स्टेंजा में। अब स्पेंसिरियन स्टेंजा क्या होता है आपको ये आएगा दिमाग में। तो स्पेंसिरियन स्टेंजा ये होता है 4-4 लाइन का क्वार्ट्रेन होता है। दो क्वार्ट्रेन का मतलब 8 लाइन, यानी 4-4 लाइन का 2 स्टेंजा, ठीक है। और एक लाइन जो होता है आपका एलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है, जो कि हेक्सामीटर में लिखा होता है एक लाइन। यानी टोटल मिला के इनका जो है 9 लाइन का, 9 लाइन। और 9 लाइन कैसे कैसे डिवाइड है? तो 2 क्वार्ट्रेन में 9 लाइन, 2 क्वार्ट्रेन और एक एलेक्जेंड्राइन में 9 लाइन, 2 क्वार्ट्रेन, ठीक है, 2 क्वार्ट्रेन यानी 8 लाइन और एक आपका एलेक्जेंड्राइन यानी हेक्सामीटर में, ठीक है।
ऐसे आपका होता है क्या होता है आपका स्पेंसरियन स्टेंजा होता है। ठीक है, ये इसी में लिखा गया है, कैसल ऑफ इंडोलेंस इसी में लिखा गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी देख लेते हैं क्या है। तो ये भी आपका विलियम ब्लेक का जो वर्क है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ये कब पब्लिश होता है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस को जो पब्लिश किया जाता है वो 1789 में किया जाता है। ठीक है, 1789 में। और इसी के तुरंत बाद एक आता है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, वो कब पब्लिश किया जाता है। तो वो भी फ्रेंड्स आपका 1794 में किया जाता है। कब किया जाता है फ्रेंड्स, 1794 में। और ये वाला जो वर्क रहता है इसमें जो है फ्रेंड्स 10 पोएम्स होते हैं। कितने पोएम्स, 10 नहीं फ्रेंड्स 19 होंगे, 10 कंफ्यूज हो गए हैं हम, फ्रांसिस बेकन का बता दिए हैं आपको, 10 एसेज उनका होता है। ठीक है, ये 10 जो पोएम्स हैं इनका आता है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। किस में आता है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। और एक्सपीरियंस में कितना आता है, तो एक्सपीरियंस में इनका 26 हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 26 पोएम हो जाता है। ठीक है, 26 पहले, 19 दूसरा, 26। ठीक है, और ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक, तो आगे चले। ये भी आपका ऑफ मैरिज एंड जो हेल है, ये भी एक बिब्लिकल प्रोफेसी होता है। बिब्लिकल समझ रहे हैं, बाइबल से जुड़ा हुआ जो प्रोफेसी है वो होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला है जो विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। जो विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन है, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि ये सीक्वल, इसका सीक्वल कौन सा होता है। तो इसका सीक्वल जो पूछेगा आपसे, तो सीक्वल में आप नाम लीजिएगा द बुक ऑफ थेल। क्या बताएंगे, द बुक ऑफ थेल। ठीक है, और इसका आंसर आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पूछ रहा है डिजेक्शन वर्क के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका है। एक वर्ड है डिजेक्शन, वो किसका है। तो डिजेक्शन जो वर्क है फ्रेंड्स वो एस टी कॉलरिज का है। ठीक है, और एस टी कॉलरिज डिजेक्शन क्यों लिखते हैं, डिजेक्शन मतलब इनकार कर देना, ये क्यों लिखते हैं। तो ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपकी वर्ड्सवर्थ की जो साली रहती हैं, वर्ड्सवर्थ की वाइफ कौन रहती है, मैरी हचिंसन, और वर्ड्सवर्थ की जो साली रहती हैं वो कौन रहती हैं, सारा हचिंसन। तो सारा हचिंसन जो है एस टी कॉलरिज को क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। एस टी कॉलरिज को जो है रिजेक्ट कर देती हैं। उसी टाइम पे 1802 में ये वर्क जो है डिजेक्शन कौन लिखते हैं, एस टी कॉलरिज, एक ओड है जो वो लिखते हैं। ठीक है, किस लिए लिखते हैं, सारा हचिंसन के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वर्क का वो क्यों लिखा गया। और ये देख लीजिएगा अदर ऑप्शन, सर वाल्टर स्कॉट कौन है। तो सर वाल्टर स्कॉट जो है इनका एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के, पूछा जाएगा कि ये किसके फादर हैं। तो ये हिस्टोरिकल के फादर है। हिस्टोरिकल नॉवेल जो होता है, हिस्टोरिकल रोमांस है, उसके बारे में लिखते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल और रोमांस के बारे में लिखते हैं कौन, सर वाल्टर स्कॉट। ये पूछा जाएगा आपको आगे क्वेश्चन में। ठीक है, और इनका एक वर्क है फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल रोमांस ही है, लेडी ऑफ द लेक। क्या है, लेडी ऑफ द लेक, ऑफ द लेक इनका एक वर्क है जो कि क्या बताता है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल रोमांस को दिखाता है। ठीक है, पीबी शैली कौन है, पर्सी वर्सी शैले। तो पर्सी वर्सी शैले वही है जो एडोनाइस लिखे हैं। ठीक है, एडोनाइस इनका वर्क है पीबी शैले का। और कौन सा है, डिफेंस ऑफ पोइट्री, अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्हीं का है, अभी कुछ देर पहले बताए थे आपको। मैरी शैली कौन है, तो मैरी शैली जो है वो वर्ड्सवर्थ की शैली की, सॉरी फ्रेंड्स, ये शैली की जो है मैरी शैली, वर्ड्सवर्थ की तो मैरी हचिंसन होती हैं। पीबी शैली जो है मैरी शैली उनकी पत्नी होती हैं, पीबी शैली उनके हस्बैंड हैं। ठीक है, और इनकी माँ कौन है, इनकी माँ होती है मैरी वुलस्टनक्रॉफ्ट। मैरी वुलस्टनक्रॉफ्ट वही है जो कि लिखी थी वुमेन राइट्स के बारे में, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। और इनके पिता कौन रहते हैं, आपके रहते हैं विलियम गॉडविन। कौन रहते हैं, विलियम गॉडविन। ठीक है, इतना बहुत हो गया इनके बारे में, और आगे भी देख लेंगे। इनकी दूसरी पत्नी है, इतना भी जान लीजिए। आगे चलते हैं। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ, अब इसमें पूछ रहा है टेबल टॉक है वो कलेक्शन है, तो वो किसका कलेक्शन है। तो आप ये जान लीजिएगा कि टेबल टॉक जो है वर्क फ्रेंड्स वो कलेक्शन है आपका विलियम हैजलिट का, जो कि 2 वॉल्यूम्स में, यानी 2 बुक में, 1 और 2, 2 बुक में इसको डिवाइड किया गया है, 2 वॉल्यूम्स में। किसका है, विलियम हैजलिट का है। किसका है फ्रेंड्स, विलियम हैजलिट का। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, चार्ल्स लैम, वही जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखे हैं। ठीक है, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया इनका वर्क, और एक वर्क इनका हो गया ड्रीम चिल्ड्रेन हो गया चार्ल्स लैम का। इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है, किसको, इनको। ठीक है, और जो थॉमस डी क्वेंसी को भी देख लेते हैं। थॉमस डी क्वेंसी कौन है,
तो थॉमस जो डी क्विंसी हैं वो इनका एक वर्क है फ्रेंड्स, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। इनका एक वर्क है जो कि 1821 में आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, जब किड्स का डेथ होता है, 1821 में किड्स का डेथ हुआ है ना 26 साल की उम्र में, तो उसी टाइम पे इनका एक वर्क आता है। किसका वर्क आता है फ्रेंड्स, तो थॉमस डी क्विंसी का आता है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ठीक है, और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन आपके हैं थॉमस मूर। थॉमस मूर कौन है, जो कि यूटोपिया लिखे थे। थॉमस मूर वही है जो कि यूटोपिया लिखे थे। ठीक है, और टेबल टॉक कौन लिखा है, समझ में आ गया फ्रेंड, विलियम हैजलिट। ठीक है, कोलेबोरेशन में इनका वर्क है, विलियम 2 राइटर्स के साथ में ये वर्क है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर वाल्टर स्कॉट इज़ अ नॉवेलिस्ट। वाल्टर स्कॉट के बारे में आपसे अभी कुछ देर पहले बोले थे, आप ध्यान दीजिएगा कि सर वाल्टर स्कॉट हैं वो उनके बारे में पूछा जाएगा कि वो किस टाइप के नॉवेलिस्ट हैं। तो वो हैं आपके हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। क्या है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट बोलिए या फिर हिस्टोरिकल रोमांस बोलिए, वो लिखते हैं। ठीक है, स्कॉटिश पोएट हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद। देखिए निगेटिव कैपेबिलिटी जो है आपका, वो क्वेश्चन आया हुआ है 6 to 8 में, अभी आया था बिहार का जो बीपीएससी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। बस इसमें ऑप्शन में टी.एस. इलियट भी रखे गए थे, जो कि इसको टी.एस. इलियट जो कि इसको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और अगर किड्स रहते हैं केवल तो आप समझ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टी.एस. इलियट को भी दिया गया था। ठीक है, तो ये जो एसोसिएट किया जाता है वो किसको एसोसिएट किया जाता है, जॉन कीट्स को। किसको किया जाता है, जॉन कीट्स को, नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉइन किया गया है कीट्स के द्वारा ही। कब किया गया था, जब अपने फ्रेंड जो इनका जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड कीट्स का टॉम होता है, उसको एक लेटर लिखते हैं। लेटर मतलब ऐसे एक लिखते हैं, उसी में बताते हैं लेटर में कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। शेक्सपियर का वर्क जो है उसको इंक्लूड करते हैं और नेगेटिव कैपेबिलिटी को वहाँ पे रिवील करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके जॉन कीट्स। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, रॉबर्ट हेरिक के बारे में भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट हेरिक जो है इनका जो है 2 वर्क फेमस माना जाता है, टू मेक मच ऑफ टाइम। टू मेक मच ऑफ टाइम है और टू द वर्जिन करके है। क्या है, टू द वर्जिन्स और मेक मच टाइम ये है। ठीक है, मेक मच ऑफ टाइम। और ब्राउनिंग को देख लेते हैं, तो ब्राउनिंग कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वही है फ्रेंड्स जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। माई लास्ट डचेस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है इनका। ठीक है, और ये ब्राउनिंग जो है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं वर्ड्सवर्थ को सिल्वर स्पून करके। लॉस्ट लीडर में इसको लॉस्ट लीडर में जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जब भी नाम आएगा ब्राउनिंग का लेंगे। फ्रा लिप्पा पिप्पा इन्हीं का वर्क है। ठीक है, जॉन कीट्स को तो बहुत बार बता चुके हैं। एस.टी. कोलरिज वही जो लिरिकल बैलेड साथ में प्रोड्यूस किए थे, किसके, वर्ड्सवर्थ के साथ में। ठीक है, एस.टी. कोलरिज। ठीक है, एस.टी. कोलरिज फैंसी एंड इमेजिनेशन का भी बताया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फैंसी इमेजिनेशन का, जिसमें प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंडरी इमेजिनेशन बताते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ओपियम ईटर भी इनको बोला जाता है, इंग्लिश का ओपियम ईटर का यूज़ करते हैं, ये अफीम का यूज़ करते हैं, ऐसा बोलते थे क्रिटिक इनको। इसका आंसर आपका जॉन कीट्स हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये देख लीजिए आप, नेगेटिव कैपेबिलिटी फिर से पूछ दिया आपको, दिल्ली पीजीटी में पूछ दिया। ठीक है, ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, जॉन कीट्स के साथ। देखिए ये एक्सप्लेनेशन सेम है तो नहीं बताएंगे इसको। अब ये नेक्स्ट है आपका चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ जो है वो कब पब्लिश हुआ था। चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ जो पब्लिश हुआ था फ्रेंड, वो आपका हुआ था 1859 में। 1859 यानी वर्ड्सवर्थ का डेथ कब हुआ है, 1850 में। उसी के जस्ट 9 साल बाद जो है ये वर्क आता है, जस्ट 9 साल बाद। ठीक है, तो जो चार्ल्स डार्विन जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ में बताते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या बताते हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता है, यानी बायोलॉजी का जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो कब आया, कैसे आया, भगवान कैसे इसको अलग अलग तरीके से बनाया है, ये सारी बातें इसमें बताते हैं। कि जो बटरफ्लाई होती है वो आखिर कैसे इतने कलरफुल होती है, और जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो कैसे इंसान से डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों को ये इसमें जिक्र करते हैं ओरिजिन ऑफ
स्पेसीज। और इसमें एक चीज़ और बोला जाता है फ्रेंड्स कि जो ये वर्क है ना वो क्या है, फाउंडेशन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। क्या बोला जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो है ये फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे किसी जो बायोलॉजी होता है उसका जो ब्रांचेस होता है उसके बारे में स्टडी करता है, ठीक है, प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है। तो ये समझ में आ गया कब आया, 1859 में, ठीक है। आगे चलते हैं। What according to पीबी शैले इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अब इसमें पूछा जा रहा है पीबी शैले के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, ठीक है। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है पर्सी शैले यानी पीबी शैले का जो है ये वर्क है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अब उसी में पूछा है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो होता है फ्रेंड्स ना वो बोला जाता है बौद्धिक सौंदर्य को। किसको बोला जाता है, बौद्धिक सौंदर्य। जो बुद्धि से जुड़ा हुआ सौंदर्य होता है, जो बौद्धिक सौंदर्य होता है उसको मानते हैं। ये आउटर ब्यूटी को नहीं मानते हैं शैले, पर्सी शैले जो है आउटर ब्यूटी को नहीं मानते हैं, बल्कि ये किसको मानते हैं, बौद्धिक सौंदर्य को मानते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि वो इसका मतलब बताइए अकॉर्डिंग टू, ये ऑप्शन में से पूछ रहा है। तो इसमें से हो जाएगा आपका ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, ठीक है। ह्यूमन माइंड के ड्रीमिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, ना कि आपका पुशिंग अवे इमोशन। इमोशन की कोई बात नहीं है। ह्यूमन माइंड एट वर्क का कोई बात नहीं है। ह्यूमन माइंड की ब्यूटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये तो पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आंसर आपका ए वाला ही हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हो जाएगा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एक शेक्सपियर का बार बार नाम आ जाता है फ्रेंड्स। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसीडर द हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक। देखिए इनका पूछ रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है उनका ऑटोबायोग्राफिकल इपिक कौन सा है। ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा वाला इपिक, महाकाव्य, आत्मकथा का महाकाव्य कौन सा है। तो आप किसको बोलेंगे, महाकाव्य जो है इनका प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड महाकाव्य कैसे हो गया फ्रेंड्स, तो प्रिल्यूड इसलिए महाकाव्य हो गया क्योंकि ये 14 वर्क में लिखा गया है, 14 बुक में लिखा गया है, 14 बुक है। और 14 बुक में ये क्या डील करते हैं फ्रेंड्स, तो 14 बुक में ये अपने स्कूल टाइम से, यानी इनका जब स्कूल टाइम में जाते हैं उस टाइम से ले करके पूरे लाइफ टाइम जो इनका ट्रैवल चलता है, जीवन चलता है, उस सब के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये होता है कि 1850 में जब इनकी डेथ होती है उस टाइम ये पब्लिश नहीं होता है। उसी के 2-3 हफ्ते बाद जो मैरी हचिंसन होती हैं, इनके मृत्यु के बाद जो इनकी विडो होती हैं मैरी हचिंसन, वो इसको पब्लिश करती हैं, किसको, प्रिल्यूड को। यहाँ तक कि जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल जो इनका इपिक है ब्लैंक वर्स में, उसको ये नाम भी नहीं दिए रहते हैं, ये नाम भी प्रिल्यूड यही देती हैं। कौन देती हैं, इनकी जो वाइफ रहती हैं, ठीक है। और ये किस में है फ्रेंड्स, किस जेनरा में है, ब्लैंक वर्स में है। और ये कितने बुक में है, 14 बुक में है, ठीक है। और मैरी हचिंसन इसको पब्लिश करवाती हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अदर ऑप्शन जो है इनका गिल्ट एंड सॉरो। गिल्ट एंड सॉरो में क्या बताया गया है, तो ये भी इनका जो वर्क है गिल्ट एंड सॉरो। गिल्ट एंड सॉरो जो इनका वर्क है फ्रेंड्स, ये भी इनका एक पोयम है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है इनका, ये भी इनका पोयम है, ठीक। और अदर देख लेते हैं। पीटर बेल क्या है, तो पीटर बेल जो है फ्रेंड्स ये रिप्लाई होता है एस.टी. कोलरिज का। पीटर बेल जो है एस.टी. कोलरिज का रिप्लाई होता है, जो कि एक टेल में, और टेल इन वर्ड्स, टेल इन वर्ड्स, एक टेल है वर्ड्स में है, वर्ड्स के फॉर्म में इसको नरेट किया गया है, ठीक है, किसको, पीटर बेल को। और ये पब्लिश कब करते हैं, तो ये पब्लिश करते हैं आपके कब पब्लिश करते हैं, 1798 लिरिकल बैलेट में, ठीक है, पीटर बेल को। समझ में आ गया आपको। एग्जीकर्सन क्या है, तो एग्जीकर्सन भी इन्हीं का वर्क है जो कि 1814 में आता है, ठीक है, 1814 में, ठीक। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप इसको देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये नरेटिव पोयम है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा प्रिल्यूड। आगे चलते हैं। लिरिकल बैलेड कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। अब इसमें पूछ रहा है कि जो पोएम्स है वो वर्ड्सवर्थ, और जो इनका लिरिकल बैलेड जो पोएम है वर्ड्सवर्थ और किसके द्वारा लिखा गया है, तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के कोलेब्रेशन का वर्क है। कौन सा, लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड जो है फ्रेंड्स वो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लिरिकल बैलेड क्या है। तो जो लिरिकल बैलेड है फ्रेंड्स वो 2 राइटर्स का कोलेब्रेशन में वर्क है, किसका, एस.टी. कोलरिज है और
वर्ड्सवर्थ है। और जो कोलरिज रहते हैं, तो जो कोलरिज हैं आपके कोलरिज, उनका कितना वर्क है फ्रेंड्स? उनका 4 वर्क है, ठीक है। और पहला वाला वर्क जो लिरिकल बैलेट में इनका आता है, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, वो पोएम बुक का फर्स्ट पोएम होता है। कौन सा? राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ठीक है। ये पहला वर्क है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ का जो है वो आखिरी पोएम, यानी 19 पोएम जो है इनका होता है, कुल मिला के 23 पोएम होता है, ठीक है। 23, 4 कोलरिज का होता है और 19 किसका होता है? वर्ड्सवर्थ का होता है। और जो बुक का जो पहला पोएम कोलरिज का रहता है, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो कि 7 सेक्शन में है, ठीक है। 7 पार्ट में या सेक्शन में डिवाइडेड है। कौन सा? राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और टीजीटी के बीपीएससी टीजीटी के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर कितने पार्ट्स में है? 7 पार्ट्स में। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ भी कि जो ये है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर 7 पार्ट्स में है, ठीक है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन ये गलत हुआ था, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। पहला वाला पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर होता है लिरिकल बैलेट का, जो कि एस टी कोलरिज के द्वारा लिखा जाता है। लास्ट वाला पोएम है वो वर्ड्सवर्थ का लिखा रहता है, जो कि टिंटन अबे रहता है। क्या रहता है? टिंटन अबे, फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे, ये है इसका पूरा नाम, ठीक है। फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे, ये किसका रहता है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोलरिज समझ में आ गया, किड्स को अभी बता ही रही थी, शैली को भी बताई। बैरन है, तो बैरन है, बैरन का एक वर्क है जॉन वन। क्या है? जॉन वन। डुआन को उवान पढ़ा गया, ठीक है। जॉन डुआन को उवान पढ़ा जाता है, उवान, ठीक है। ये वर्क किसका है? लॉर्ड बायरन का है, ठीक। ये भी आपके फर्स्ट जनरेशन के हैं, ये तीनों के तीनों आपके फर्स्ट जनरेशन के पोएट हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज, यानी अब इसमें पूछ रहा है कि प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स किसका है। चिमनी स्वीपर तो आपको पता है किसका है? विलियम ब्लेक का है, ठीक है। ये ब्लेक का है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर ये किसका है? तो ये है आपका चार्ल्स लैम्ब का। लैम्ब ये जो है वर्क है प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसको कंपोज करते हैं। कौन करते हैं? चार्ल्स लैम्ब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो वर्क है फ्रेंड्स, ये एक एसे है, ठीक है। क्या है? एक एसे है। किसके द्वारा लिखा है? लैम्ब के द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें और बताने जैसा नहीं है कुछ। हाँ, इनका एक ये ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो आपके लैम्ब है ना, इनका वर्क देख लीजिएगा। एसेज ऑफ इलिया 2 बार आता है। एक बार आता है आपका 1823 में, 1823 में क्या आता है? एसेज ऑफ इलिया, ठीक है। 1823 में आता है। दूसरा कब आता है? 1833 में, ठीक है। 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ये एसेज ऑफ इलिया, दूसरा लास्ट एसेज ऑफ इलिया। और इसी के एक साल बाद 1834 यानी 1834 में इनका डेथ भी हो जाता है। किसका? सैमुअल टेलर कोलरिज का, ठीक है। और अगला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये जो है चार्ल्स लैम्ब अपनी सिस्टर मैरी के साथ में इसको कोलैबोरेट करते हैं। किसके साथ? मैरी के साथ में। मैरी जो इनकी सिस्टर होती है, उसको शॉर्ट टेम्पर्ड होती है और वो उसको दौरा भी पड़ता है, पागलपन का दौरा भी पड़ता है, जिसमें कि वो अपनी मदर को ही मार देती है। कौन? मैरी, जो उनकी सिस्टर होती है। उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखते हैं चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। अदर देख लेते हैं, ओल्ड फेमिलियर फेसेस इन्हीं का है। टेल फ्रॉम रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ठीक है। ये किसका वर्क है? ये इन्हीं का है, ठीक है। जॉन वुडविल इन्हीं का वर्क है। किसका? चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। ये है इसमें द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टर ऑफ किड्स पोइट्री, यानी किड्स की पोइट्री का सबसे नोटेबल कैरेक्टर क्या होता है। मतलब किड्स की पोइट्री में ज़्यादातर हम किस चीज़ों को ज़्यादातर देखते हैं? तो वो देखते हैं हम सेंसुअसनेस को। सेंसुअसनेस कैसे देखते हैं फ्रेंड्स? तो इनका एक वर्क है, आप देखे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? ग्रेसियन अर्न एक कलश है,
ठीक है फ्रेंड्स, एक कलश जो होता है उसी को बोलते हैं ग्रेसियन अर्न। ठीक है, अब उसी ग्रेसियन अर्न पे ना फ्रेंड्स पार्ट पार्ट में समझो चित्रण किया जाता है कि उस जो घड़ा होता है ना, अर्न मतलब घड़ा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उस घड़े पे फ्रेंड्स ना अलग अलग चित्रण किया गया है, फूल पत्ती बनाया गया है, उसमें एक बकरा रहता है उसका बलि दिया जाता है, एक आदमी रहता है जो बांसुरी बजाता है और उसके आगे जो लड़की है वो भागती रहती है। तो ये सारी चीज़ें चित्रण किया गया है, यानी वो किस तरह से उसको जीवंत बनाते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू उस पोएम को फील करवाते हैं, ये सब दिखाया गया है किसमें, ग्रेसियन अर्न में। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये जो वर्क है इसमें पूरा सेंसुअसनेस को दिखाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं पढ़े हैं तो इसको जाकर के ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, आप इनको समझ जाएंगे कि ये सेंसुअस पोएट हैं उसी के थ्रू। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ठीक है, सेंसुअसनेस, आगे चलते हैं। हु सेड किट्स वाज अ ग्रीक, कौन बोला है कि किट्स जो है वो ग्रीक हैं? तो वो बोले हैं आपके शैली बोले हैं। कौन बोले हैं? पीबी शैले। ठीक है फ्रेंड्स, पीबी शैले जो हैं वो बोले हैं, पीबी शैले जो है उनको क्या बोलते हैं, कीट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो बोलते हैं ये है क्या है, ग्रीक है, क्योंकि ये जो है शैली जो है ना फ्रेंड्स वो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कीट्स हैं वो ग्रीक चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ग्रीक जो है उसको, उस पर ज़्यादा इनका अटैचमेंट रहता है कीट्स का। ठीक है, वो ग्रेसियन अर्न अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, ये भी एक ग्रीक का जो है, ग्रेसियन यानी ग्रीक का एक घड़ा के बारे में बताते हैं। तो इस वजह से इनको ग्रेसियन इनको क्या बोला जाता है? ग्रीक पोएट बोला जाता है। किसको? किड्स को सेंसुअस पोएट बोला जाता है और क्या बोला जाता है? ग्रीक पोएट बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सब के बारे में आपको बता ही चुके हैं तो बार बार इसके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, और ये है नेक्स्ट आपका 20 नंबर का जो है क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है, विच स्टेंजा फॉर्म डिड शैले यूज इन फेमस पोएम ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड में पूछ रहा है कि शैले जो है कौन से स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किए हैं? तो वो किए हैं टर्जा राइमा का। किसका किए हैं फ्रेंड्स? टर्जा राइमा का। टर्जा राइमा क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें जो ओ टू द वेस्ट विंड में जो टर्जा राइमा 3 लाइन का जो वर्क होता है, तीन लाइन का जो इनका वो होता है स्टेंजा होता है, उसी को बोलते हैं टर्जा राइमा। ठीक है, अब टर्जा राइमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इनका ओ टू द वेस्ट विंड है वो कैसे कैसे फॉर्म में लिखा गया है। ओ टू द वेस्ट विंड कैसे कैसे फॉर्म में लिखा गया है। ओ टू द वेस्ट विंड फ्रेंड्स 7 पार्ट्स में है, 7 पार्ट्स में, और एक पार्ट्स में जो है आपका 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा। ठीक है, कितना स्टेंजा है फ्रेंड्स? 5 स्टेंजा। ठीक, समझ में आ रहा है? जो 5 स्टेंजा इनका है 7 पार्ट्स में, और एक पार्ट्स में 5 स्टेंजा है, और उस 5 स्टेंजा में 4 लाइन जो है, 4 लाइन का 3 लाइन का 4 स्टेंजा है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वो हो जा रहा है, हौच पौच हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप दिखा रहे हैं आपको। 7 पार्ट्स हो गया। ठीक है, 7 पार्ट्स हो गया। ठीक, अब 7 पार्ट्स में जो एक स्टेंजा को हम उठाते हैं, एक पार्ट्स को, स्टेंजा नहीं, एक पार्ट को उठाते हैं जिसमें 5 स्टेंजा होता है। ठीक है, 6 स्टेंजा को आप 6 पार्ट को आप भूल जाइए, एक पार्ट के बारे में बताते हैं। इसमें कितना होता है? 5 स्टेंजा होता है। ठीक है, 5 स्टेंजा। ठीक, समझ में आ रहा है? और जो 4 स्टेंजा होता है, 4 स्टेंजा, ये 5 स्टेंजा हो गया। इसका जो 4 स्टेंजा है फ्रेंड, 4 स्टेंजा वो किस में है? 4 स्टेंजा जो है 3-3 लाइन का है, 3-3 लाइन का, और बचा एक स्टेंजा। तो वो एक स्टेंजा किस में है? वो कपलेट में है, कपलेट में। कपलेट यानी 2 लाइन में। समझ में आ गया आपको? 7 सेक्शन में से एक सेक्शन हम लिए हैं जिसमें कि 5 स्टेंजा आते हैं। 5 स्टेंजा में से 4 स्टेंजा जो रहता है आपका वो 3-3 लाइन का होता है, और एक स्टेंजा आपका कितने लाइन का होता है? कपलेट यानी 2 लाइन का होता है। समझ में आ गया आपको? तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अगला जो है आपका ऐसे करके पूरा पार्ट होता है, 7 पार्ट होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखिएगा इसको पॉज करके ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। राइम रोल क्या है? तो राइम रोल जो है फ्रेंड्स ये आपका इन्वेंट किया गया था चौसर के द्वारा। किसके द्वारा? 15th सेंचुरी में चौसर जो है उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये 7 लाइन का होता है राइम रॉयल,
7 लाइन का एक स्टेंजा होता है, ठीक है, जो कि आइएम्बिक पेंटामीटर में, ज़्यादातर ये आइएम्बिक पेंटामीटर में ही होता है, सभी के सभी वर्क, बहुत कम ही होता है जो कि अदर सब के सब राइटर्स जो हैं अपना आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखते हैं, ठीक है। और ये किस में इन्वेंट किए थे 7 लाइन का राइम रॉयल? तो ये किए थे ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में। चौसर जो है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में इसको इन्वेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला इनका हो गया ओटावा राइमा किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो ये किया गया है आपका थॉमस यार्ड के द्वारा, ठीक है। ओटावा मतलब 8 लाइन का ये स्टेंजा होता है, ठीक है। 7 लाइन, 8 लाइन, ट्रेजर राइमा 3 लाइन, ठीक है। स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है? स्पेंसरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइन। अभी आपको थोड़ा देर पहले इसके बारे में डिटेल में बताए थे, तो अब नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, एक ही चीज़ को बार बार आप समझ लीजिएगा जा कर के पीछे। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया। अब पूछ रहा है कि ऑथर जो है एसेज ऑफ इलिया के वो कौन है? तो वो हैं आपके चार्ल्स लैम्ब। एसेज ऑफ इलिया जो कि 1823 में आता है, और इनका एक वर्क है लास्ट एसेज ऑफ इलिया, वो 1833 में आता है। इसी के 1 साल बाद लैम्ब का डेथ भी हो जाता है, चार्ल्स लैम्ब का। और इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1775 में, यानी 1775 में इनका जन्म होता है, और 34 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। 33 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अदर ऑप्शन देख लें, फ्रांसिस बेकन जो कि एसेज लिखते थे, इनका कलेक्शन होता था एसेज का, ठीक है। किसका? फ्रांसिस बेकन का 3 फॉर्म में कलेक्शन आया, 3 बार में, ठीक है। ये आगे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम बताए हैं, तो अब नहीं बताएंगे। और विलियम हैज़लिट कौन है? विलियम हैज़लिट भी अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे। हैज़लिट राउंड टेबल करके इनका वर्क था, हैज़लिट का वो था, ठीक है। H.G. वेल्स कौन है? तो H.G. वेल्स भी आपका साइंस फिक्शन लिखने वाले ऑथर हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में हमारा इसके आगे से होगा, 22 से शुरू होगा, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको दोबारा कहीं मिलता है तो आप भूलेंगे नहीं, अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन बस यही है कि कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।